शाम ढलने के करीब थी। सूरज जैसे आसमान की गोद में छुपने की तैयारी कर रहा था। बाहर की व्यस्त सड़क पर गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाज और अफरा-तफरी रूटीन के अनुसार चल रही थी। तभी एक काले रंग की गाड़ी, जिसकी ड्राइविंग सीट पर लॉन्ग शर्ट और जीन्स पहने, गले में स्टॉल डाले, लगभग 20 साल की किरण सनग्लासेस लगाए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टीयरिंग थामे ड्राइव कर रही थी। पीछे वाले सीटों पर उसकी 3 सहेलियां बैठी थीं, जो जोर जोर से ठहाके लगाती, मोबाइल से तस्वीरें बनाती और बेफिक्री से हंस रही थीं। किरण उन सब के साथ बातों में इतनी मगन हो गई थी कि सामने लगे पुलिस नाके पर उसकी नजर देर से पड़ी थी। अरे, सामने पुलिस! किरण के साथ वाली सीट पर बैठी पूजा ने कहा। इससे पहले कि किरण अपनी कार की स्पीड कम करती, एक हवलदार ने हाथ उठाकर गाड़ी रोकने का इशारा किया। किरण ने अनमने ढंग से ब्रेक लगाया, शीशा नीचे किया और हल्के गुस्से में बोली, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरी गाड़ी क्यों रोकी? जी मैडम, आपका चालान हुआ है। आपने सिग्नल तोड़ा है, हवलदार ने सख्त लहजे में कहा। कब? कहाँ? मैंने कोई सिग्नल नहीं तोड़ा। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी गाड़ी की स्पीड भी बिल्कुल नॉर्मल थी। किरण ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला था। मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है मैडम, पिछले नाके से ही कॉल आई है मुझे। आपकी गाड़ी का नंबर हमें नोट कराया गया है, हवलदार ने माथे पर बल डालते हुए कहा। किरण ने दिल ही दिल में गुस्से से दांत खींच लिए। कभी कभी उससे ऐसी गलतियां हो जाती थीं और उसकी भरपाई भी उसे करनी पड़ती थी। वह अभी वहां से निकलने की कोई तरकीब सोच रही थी कि अचानक उसकी नजर कुछ दूरी पर खड़े एक और वर्दीधारी पुलिस अफसर पर पड़ी। ऊंचा लंबा कद, आकर्षक नैननक्श, शानदार पर्सनालिटी, सलीके वाला हेयर कट और बेहद हैंडसम ऐसा पुलिस वाला उसने पहले कभी नहीं देखा था। आंखों पर काले सनग्लासेस लगाए हुए वायरलेस पर बात कर रहा था और उसकी शख्सियत में जबरदस्त रौब झलक रहा था। किरण की तेज नजर उसकी शर्ट के फ्रंट पर लगे बैज पर चली गई थी, जहां उसका नाम और पद लिखा हुआ था, एसपी रुद्र सिंघानिया। यह पढ़ते ही उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसकी आंखें तेजी से चमक उठी। परेशान चेहरे लिए बैठी अपनी सहेलियों पर एक नजर डालकर वे फिर से हवलदार की ओर देखने लगी। शर्म नहीं आती अपने साहब की बीबी को रोककर उसका चालान करते हुए? उसकी आवाज में अच्छा खासा गुस्सा घुला हुआ था। क्या मतलब मैडम? हवलदार ने चौंक कर पूछा। वो जो खड़े हैं ना, एसपी रुद्र सिंघानिया, वही मेरे पति हैं, उसने कुछ फासले पर खड़े एसपी रुद्र की ओर इशारा करते हुए कहा। यह सुनते ही हवलदार तो बुरी तरह से हक्का बक्का रह गया। वो आपके हस्बैंड हैं? वह हैरानी के मारे बुरी तरह से हकलाने लगा। जी, किरण ने आगे बढ़कर धीमी और सरगोशी भरी आवाज में कहा, और इससे पहले कि उन्हें मेरा पता चले और मुझे रोकने के जुर्म में आपका ही चालान काट दें, बेहतर होगा आप मुझे जल्दी से यहाँ से जाने दें। हवलदार ने ठिठक उस सख्त और जालिम अफसर एसपी रुद्र सिंघानिया की ओर देखा, जो किसी की छोटी से छोटी गलती भी माफ नहीं करता था। यह तो फिर इतनी बड़ी गलती थी, उसकी वाइफ को यूं बीच सड़क पर रोककर चालान काटने की तैयारी। हवलदार तो बुरी तरह घबरा गया। वह तुरंत पीछे हटा। सॉरी मैडम, गलती हो गई। अब जाइए और सर को मेरा नाम मत बताइएगा प्लीज, उसने बेहद धीमी आवाज में कहा और विनती भी कर ली, वरना सर मुझे नौकरी से निकाल देंगे। किरण ने हंसी रोकते हुए गाड़ी स्टार्ट की। ठीक है, जाओ। तुम पर एहसान किया। तुम्हारे खड़ूस बॉस की तरह सख्त नहीं हूँ, बल्कि काफी नरम दिल हूँ। वे अपनी हंसी रोकते हुए फर्जी कॉलर झटक कर जैसे उस हवलदार पर एहसान कर गई थी, फिर झट से गाड़ी को आगे बढ़ाती। अब उसकी इतनी देर का रुका क्या कहा होठों से आजाद हुआ था। वह हवलदार को उल्लू बनाने में कामयाब हो चुकी थी। अगले ही पल वह वहां से गाड़ी ले उड़ी। रुद्र सिंघानिया के पास से गुजरते हुए उन सब ने तेज आवाज में ठहाके लगाए थे। रुद्र ने चौंक कर बड़ी गौर से गाड़ी का नंबर नोट किया और फिर पलटकर हवलदार की ओर आया। तुमने उन लड़कियों को जाने क्यों दिया? उन्होंने सिग्नल तोड़ा था। उसकी आवाज कड़ी और सख्त थी। सर, वो तो मैडम थी, हवलदार ने घबराते हुए कहा। क्या मतलब? कौन सी मैडम? एसपी रुद्र ने आईब्रो उठाकर उसे घूरा। सर, आपकी वाइफ, कहते हुए हवलदार की बात पर उसका दिमाग झटके से घूम गया। क्या बकवास कर रहे हो? जी सर, उन मैडम ने कहा था कि वे आपकी वाइफ हैं। अगर मैंने उन्हें जाने नहीं दिया तो आपको पता चल जाता और आप मेरा ही चालान कर देते, हवलदार ने सफाई दी।
मगर उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि एसपी रुद्र सिंघानिया के हाव भाव से उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो चुका था। बेवकूफ, मुझसे पूछ तो लेते। झूठ बोलकर वह लड़की तुम्हें बेवकूफ बनाकर चली गई है। पिछले 6 महीने से मेरे साथ ड्यूटी पर रहते हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मेरी शादी नहीं हुई? रुद्र ने उसे डपटते हुए कहा। हवलदार का चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ गया। गाड़ी की चाबी दो, उसने सख्त लहजे में कहा। हवलदार ने जल्दी से चाबी निकालकर उसके हाथ में थमा दी। आगे से किसी के हाथों बेवकूफ मत बनना और ध्यान से अपनी ड्यूटी करना, गाड़ी में बैठते हुए उसने सख्ती से कहा। हवलदार तुरंत अलर्ट होकर सिर हिलाता हुआ जी सर कहने लगा। हालांकि उन लड़कियों की गाड़ी काफी आगे निकल चुकी थी, फिर भी रुद्र उनके पीछे निकल पड़ा। एक नाके पर रुककर उसने वहां खड़े पुलिस अफसर को गाड़ी का नंबर बताया तो उन्होंने फौरन कहा, सर ये गाड़ी यहाँ से लेफ्ट साइड पर गई है। रुद्र सिंघानिया ने तुरंत लेफ्ट साइड का रुख किया। काफी दूर जाकर अचानक एक घर के सामने उसे वही गाड़ी खड़ी नजर आई। उनमें से 3 लड़कियां उतरी और उनके उतरते ही गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। रुद्र उसे फॉलो करता रहा। करीब 20 मिनट के बाद वह गाड़ी जिस घर में दाखिल हुई उसे देखकर रुद्र बुरी तरह हैरान हुआ था। गाड़ी के अंदर जाते ही गेट बंद हो चुका था। रुद्र सिंघानिया अपनी गाड़ी रोककर गेट पर खड़े गार्ड को देखने लगा, मगर जैसे ही गार्ड की नजर रुद्र पर पड़ी वह तुरंत झुककर सलाम करने लगा। सर, कार्तिक साहब तो घर पर नहीं है। गार्ड ने यही समझा कि वे उनसे मिलने आया होगा। नहीं, मैं कार्तिक अंकल से मिलने नहीं आया। जो गाड़ी अभी अंदर गई है वो, उसने जानबूझकर सवाल अधूरा छोड़ा। बात समझते हुए गार्ड ने तुरंत कहा, वो तो किरण मैडम है जी, कार्तिक साहब की इकलौती बेटी। अच्छा, जाओ उन्हें बुलाकर लाओ, मगर उन्हें अभी मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे? ओके, उसने हुक्म दिया। गार्ड सिर झुकाकर किरण को बुलाने चला गया। थोड़ी देर के बाद जैसे ही किरण ने दरवाजा खोला, सामने रुद्र सिंघानिया को खड़ा देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। आप उसके मुंह से हैरानी भरे शब्द निकले। क्या हुआ? उसे किरण की हैरानी की यही उम्मीद थी, इसीलिए वह नॉर्मल खड़ा रहा। फिर 2 कदम आगे बढ़ते हुए उसके करीब आया। क्या हुआ मेरी डियर वाइफ? मुझे देखकर हैरान क्यों हो गई हो? जैसे कोई भूत देख लिया हो। ड्यूटी के बाद घर ही आना था ना मुझे। चलो खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। वैसे आज खाने में क्या बनाया है? उसे इस तरह घबराया देखकर वह दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था, मगर ऊपर से बुरी तरह सीरियस नजर आ रहा था। क्या मतलब? कौन सी वाइफ? किरण ने थूक निकलते हुए कहा। आप और कौन? यही कहा था ना आपने हवलदार को कि आप मेरी वाइफ है? एसपी रुद्र सिंघानिया ने सुकून भरे शब्दों में जवाब देते हुए सीने पर हाथ बांध लिए। किरण के चेहरे का रंग बुरी तरह उड़ गया। नहीं सर, मैंने आपके हवलदार से ऐसा कुछ नहीं कहा। वो कौन? वह अपनी बात से अभी मुँह करने ही वाली थी कि रुद्र ने उसकी बात काट दी। मिस किरण, एक तो आपने कानून तोड़ा है और ऊपर से अब आप झूठ भी बोल रही हैं। वह चेतावनी भरे स्वर में बोला। आप मेरा नाम भी जानते हैं? किरण ने हैरानी से पूछा। जी हाँ, पूरा आपका बायोडाटा जानता हूँ। आपके पापा का नाम कार्तिक प्रताप है, जो कि एक बिजनेसमैन है। चौबे रोड पर उनकी सीमेंट की फैक्ट्री है। आपकी माँ की डेथ हो चुकी है। आप इकलौती संतान हैं और कॉलेज में पढ़ती हैं। उसने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया और किरण आंखें फैलाई उसे देखती रह गई। तो अब आप क्या करेंगे? उसके गले में गिलहटी उभर कर गायब हो गई। करना क्या है? सजा मिलेगी अब आपको। वह जानबूझकर शब्दों में सख्ती घोलते हुए बोला। एक तो आपने कानून तोड़ा, ऊपर से खुद को एसपी की पत्नी बताकर पुलिस वाले को धोखा दिया। देखिए सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे दरअसल घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए ऐसा हो गया। वह एकदम से घबराए हुए स्वर में तेजी से बोलने लगी। मैं अभी अभी चालान के पैसे दे देती हूँ, आप खुद रख लीजिए या चालान में जमा कर दीजिए, जैसी आपकी मर्जी। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हम आपस में ही मामला तय कर लेते हैं। आप जितने पैसे कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ, बस पापा को यह सब पता नहीं चलना चाहिए। थोड़ी देर पहले जो उसके होठों से हंसी गायब नहीं हो रही थी कि उसने कैसे पुलिस वालों को बेवकूफ बना दिया था, अब उसके चेहरे की हवाइयां उड़ रही थीं। और उसके चेहरे की उड़ी हवाइयां देखकर एसपी रुद्र सिंघानिया ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। क्या मतलब है मैडम? आप मुझे रिश्वत की ऑफर कर रही हैं? वह आईब्रो उठाकर बनावटी गुस्से में पूछने लगा। अरे तो क्या फर्क पड़ता है सर, पुलिस तो वैसे भी रिश्वत के लिए बदनाम है।
आप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भला, वह बेफिक्री से बोली। और निश्चिंत रहिए, मैं इस बात का जिक्र भूलकर भी किसी से नहीं करूंगी कि एसपी रुद्र सिंघानिया ने मुझसे रिश्वत ली। रुद्र ने उसे बुरी तरह घूरा। इससे पहले कि वे उसे कुछ और कहता, कार्तिक प्रताप की गाड़ी वहां आकर रुकी। उसे देखते ही किरण के चेहरे पर और भी हवाइयां उड़ने लगी। पापा आ गए। सर प्लीज प्लीज उन्हें मत बताइएगा। कोई बहाना कर दीजिएगा कि आप किसी और के घर का एड्रेस पूछने आए थे। आप जितने पैसे कहेंगे मैं आपको भेज दूंगी। कार्तिक प्रताप की गाड़ी से उतरकर उनके पास आने तक किरण धीमी आवाज में जल्दी जल्दी बोलते हुए रुद्र सिंघानिया से विनती करती रही, जिसे उसने पूरी तरह से अनसुना कर दिया। अरे रुद्र बेटा, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? अंदर चलो ना, कार्तिक जी हैरानी से कहते हुए पास आए और मुस्कुराकर उसे गले लगाने लगे, जबकि किरण हैरान और परेशान सी दोनों को गले मिलते देख रही थी। किरण, तुमने इन्हें दरवाजे पर क्यों रोक कर रखा है? अंदर चलो ना बेटा, कार्तिक जी ने हल्के फुल्के अंदाज में किरण को डांटते हुए रुद्र से अंदर चलने को कहा। रुद्र ने सिर नामे हिला दिया। सॉरी अंकल, अभी अंदर जाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, ऑन ड्यूटी हूँ, उसने माफी मांगने वाले अंदाज में कहा। ऑन ड्यूटी पर यहाँ किस काम से आए हो बेटा? सब खैरियत तो है ना? कार्तिक जी के सवाल पर किरण, जो हैरत के समंदर में डूबी हुई थी, झटके से बाहर आई और रुद्र सिंघानिया की तरफ विनती भरी निगाहों से देखने लगी। लेकिन रुद्र सिंघानिया ने उसे इग्नोर करते हुए पूरा ध्यान कार्तिक जी पर रखा। दरअसल अंकल, एक लड़की सिग्नल तोड़कर भाग रही थी। मैं उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आया। अभी पता चला कि वह तो आपकी बेटी है किरण, उसने संजीदगी से बताया। किरण, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कार्तिक जी ने नाराजगी से उसकी ओर देखते हुए कहा। पापा वो पूजा, मेरी सहेली, उसे फोन आया था कि उसकी दादी की तबीयत खराब है, इसलिए फास्ट ड्राइविंग करनी पड़ी। किरण ने गुस्सैल नजर एसपी रुद्र सिंघानिया पर डालते हुए अपने पापा को जवाब दिया। मुझे तो आपने ऐसा कुछ नहीं बताया, बल्कि मुझे तो आप रिश्वत की ऑफर दे रही थी। कार्तिक जी के कुछ कहने से पहले ही रुद्र बोल पड़ा। हाँ तो पर्सनल रीजन था, आपको कैसे बताती? और रिश्वत की ऑफर करने में कौन सी गलत बात है? रिश्वत लेना तो पुलिस का काम है, वह इस बार बदतमीजी से उसे घूरते हुए बोली। किरण, बिहेव योरसेल्फ। कार्तिक जी ने उसे डांटा तो वह एकदम से मुंह बनाकर चुप हो गई। एसपी रुद्र सिंघानिया उसके पापा का जानने वाला था, ये जानकर वह और भी ज्यादा डर गई थी। ऊपर से उसके मना करने के बावजूद रुद्र सिंघानिया का पापा के सामने हर बात बोलना भी उसे सख्त गुस्सा दिला रहा था। तभी अचानक उसे ख्याल आया कि कहीं यह वो बात भी न बता दे जो वह हवलदार से कह कर आई थी कि वे उसकी पत्नी है। हे भगवान जी, अगर इस एसपी ने पापा को यह बात बता दी तो क्या होगा? वह दिल ही दिल में भगवान को याद करने लगी। हे भगवान, इस इंसान की जुबान को और मत खुलने देना, ये बात भूल जाए। और फिर वैसा ही हुआ। रुद्र ने आगे कुछ नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराकर कार्तिक जी से बातें करने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद कहा, कोई बात नहीं अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी जगह अगर कोई और अफसर होता तो यकीनन बात बिगड़ सकती थी। आप इन्हें समझा दीजिए, आगे से सावधानी से ड्राइविंग किया करें। ये कहकर वह सामान्य अंदाज में कार्तिक साहब से मिला और अपनी गाड़ी में जा बैठा। जाते जाते उसने किरण पर एक नजर डाली थी, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि रुद्र सिंघानिया का मुंह नोच ले। बड़ा आया ईमानदार पुलिस ऑफिसर, वह धीरे से बड़बड़ाई थी। जानती थी अगर पापा ने सुन लिया तो उसकी डांट पक्की थी। हरीश जी, जो कि पूरे मददपुर गांव के जमींदार थे, उनके दो ही बेटे थे, बड़ा बेटा विजय प्रताप और छोटे का नाम कार्तिक प्रताप। विजय प्रताप ने सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़ाई की थी, उसे आगे पढ़ाई नहीं है कि क्योंकि उसे जमीनों और कारोबारी मामलों में ज्यादा दिलचस्पी थी। वहीं कार्तिक प्रताप को पढ़ाई का बहुत शौक था। यूनिवर्सिटी के दौरान ही उन्हें अपनी क्लास फेलो नीलम से मोहब्बत हो गई। हालांकि उनके यहाँ बाहर शादी करने का रिवाज नहीं था, इसलिए उन्होंने चुपके से नीलम से शादी कर ली। जब हरीश जी को इसका पता चला तो पहले तो वे बहुत नाराज हुए, मगर बाद में उन्होंने बेटे को माफ कर दिया और इस तरह कार्तिक अपनी पत्नी को लेकर हवेली आ गए। लेकिन विजय प्रताप और उनकी पत्नी को ये डर था कि अगर कार्तिक प्रताप और उसकी बीवी यहाँ पर रहे तो फिर जमीनों के हिस्सेदार बन जाएंगे, और इसलिए पिता के मरने के बाद विजय प्रताप ने कार्तिक प्रताप और उसकी पत्नी से झगड़ा करके उन्हें हवेली से निकाल दिया।
कार्तिक प्रताप ने अपना गांव कैसे छोड़ा, ये वही जानते थे। वह हवेली जहां उनका बचपन बीता था, जहां उनके माँ बाप की यादें बसी थीं, उन्होंने दुखी दिल से वह सब कुछ छोड़ दिया। कार्तिक प्रताप शहर आ गए और छोटे पैमाने पर अपना बिजनेस शुरू कर दिया, जिसमें उनके दोस्त रघुवीर सिंघानिया ने उनकी भरपूर मदद की। इसी दौरान भगवान ने उन्हें प्यारी सी बेटी दी, मगर बेटी को जन्म देते समय कुछ पेचीदगियां हो गई थीं। नीलम की हालत बिगड़ गई और उनकी पत्नी नीलम की फिर उसी वक्त मौत हो गई। नीलम के जाने का उन्हें गहरा सदमा लगा था, क्योंकि वे उससे दिलो जान से मोहब्बत करते थे। नीलम के जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, बल्कि बेटी किरण की परवरिश भी खुद की और बिजनेस भी संभाला। बस नीलम की देखभाल के लिए उन्होंने एक अधेड़ उम्र की औरत सरला जी को अपने घर पर रख लिया, जिसके पति का देहांत हो गया था और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। इस तरह उस औरत को सहारा मिल गया और किरण को भी वे यह बड़े प्यार से संभालने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। किरण अब 20 साल की हो चुकी थी। इकलौती और बेहद लाड प्यार में पली होने की वजह से उसमें कुछ ज्यादा ही जिद और खुदसरी आ गई थी, मगर साथ ही साथ उसे अपने पापा का डर भी था। कार्तिक प्रताप जहां उसकी हर जिद पूरी करते थे, वहीं गलत बातों पर उसे डांट भी दिया करते थे। किरण, आज यूनिवर्सिटी से जल्दी आ जाना। रघुवीर सिंघानिया के पोते की सालगिरह है, शाम 4 बजे हमें वहां जाना है, उन्होंने कहा। वह सज धज कर तैयार होते हुए पर्स कंधे पर लटकाकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही थी। पापा, मैं क्या करूंगी वहां जाकर? आपको चले जाना, उसने बेजारी से कहा, क्योंकि आज उसका यूनिवर्सिटी के बाद दोस्तों के साथ शॉपिंग मॉल जाने का इरादा था। किरण, तुम्हारा चलना जरूरी है, क्योंकि रघुवीर ने खास तौर पर मुझे तुम्हारे लिए कहा है। हमेशा मैं अकेला ही जाता हूँ उनकी फैमिली फंक्शंस में, मगर आज तुम मेरे साथ चल रही हो। इट्स डन, कार्तिक प्रताप ने बेहद संजीदगी से कहते हुए सामने टेबल पर रखा हुआ अखबार उठा लिया था, जिसका मतलब साफ था कि अब वे कोई और बहस के मूड में नहीं है। ये पापा भी ना हर वक्त अपनी मर्जी करते हैं। वह गुस्से से पांव पटकती हुई गाड़ी में जाकर बैठी। यूनिवर्सिटी में समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। किरण, आज शॉपिंग पर चल रहे हैं ना हम लोग? क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही वे अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर निकली, पूजा ने पूछा। नहीं यार, आज नहीं, आज पापा के साथ रघुवीर अंकल के घर जाना है, उसने मुंह लटकाकर कहा। क्या यार, तुम अंकल को इनकार नहीं कर सकती थी? पूजा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। यार, बट तुम लोग जानती हो ना, पापा किसी काम का हुक्म दे दे तो फिर वह काम मुझे करना ही होता है, वह ठंडी सांस लेकर बोली। सबको बाय बोलकर वह घर पहुंची तो पापा ऑफिस से आ चुके थे और उसी का इंतजार कर रहे थे। वह तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। हालांकि वह रघुवीर अंकल के घर पहले भी कई बार जा चुकी थी, मगर किसी फंक्शन में पहली बार जा रही थी, इसीलिए इवेंट के हिसाब से उसने काले सितारों से झिलमिलाती पांव को छूती रेशमी फ्रॉक सेलेक्ट की थी। ऐसे कपड़े वो शौक से खरीद तो लेती थी, मगर पहनने की नौबत कभी कभार ही आती थी। यूनिवर्सिटी में वे ज्यादातर जीन्स के ऊपर लॉन्ग शर्ट ही पहनती थी। ड्रेस चेंज करने के बाद उसने बीच से थोड़े से बालों को एक छोटे से क्लचर में जकड़ा और बाकी दोनों तरफ से बाल खुले रहने दिए। हल्के फुल्के मेकअप और ड्रेस से मैचिंग बड़े बड़े झुमके पहनने के बाद उसने आईने में खुद को तारीफ भरी नजरों से देखा। बड़ी बड़ी गहरी आंखें, ऊंची छोटी सी नाक और खूबसूरत होंठ उसके चेहरे के नक्शे हर तरह से परफेक्ट थे। ऊपर से दमकता गोरा रंग और कमर तक आते बाल, वह वैसे भी बहुत प्यारी थी, मगर आज की तैयारी ने उसकी खूबसूरती को और निखार दिया था। सैंडल के बजाय उसने नाजुक सी हील सेलेक्ट की थी। फंक्शन का इंतजाम घर के लॉन में किया गया था। रघुवीर अंकल और उनकी फैमिली ने उसका बहुत प्यार से स्वागत किया। खास तौर पर उनकी वाइफ मेघा आंटी ने तो उसके माथे को प्यार से चूमा और उसे अपने साथ लगाकर जमकर उसकी तारीफ की थी। झटका तो उसे वहां इस रुद्र सिंघानिया को देखकर लगा था। यह तो वे उस दिन जान चुकी थी कि वे यह पापा का जानने वाला है, मगर वे रघुवीर अंकल का बेटा होगा ये उसे पता नहीं था। ओह शिट, एसपी के नाम के साथ सिंघानिया है तो जाहिर है ये रघुवीर सिंघानिया अंकल का बेटा ही होगा। यह बात तो मुझे उसी दिन समझ जानी चाहिए थी। उसने मन ही मन खुद को कोसा, मैं एक नंबर की इडियट हूँ। मुझे पहले ही ये बात जान लेनी चाहिए थी और रघुवीर अंकल से इस इडियट की शिकायत करनी चाहिए थी कि मेरे मना करने के बावजूद भी इसने पापा को सब कुछ बता दिया। उसके रघुवीर अंकल से काफी अच्छी दोस्ती थी।
अगर पापा किसी बात के लिए इनकार कर देते तो वह रघुवीर अंकल को ही कॉल करके सिफारिश करवा लिया करती थी। रघुवीर अंकल की फैमिली में कौन कौन है ये बात उसे कभी पता नहीं चली, न ही उसने जानने में कभी कोई दिलचस्पी ली थी। ब्लैक जीन्स, सफेद शर्ट और ब्लैक लेदर की जैकेट में सलीके से सेट हेयर स्टाइल के साथ वह बेहद हैंडसम लग रहा था। किरण को देखते ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मगर किरण के चेहरे के हाव भाव एकदम से तन गए थे। क्या होता अगर वे उस दिन पापा के सामने उसकी इज्जत रख लेता। उसे ऐसे खड़ूस अफसरों से सख्त नफरत थी, इसीलिए उसने अपना चेहरा उसकी तरफ से मोड़ लिया। फिर डिनर के वक्त जब सब लोग टेबल्स की तरफ बढ़े तो वह शोभित की कॉल सुनने के लिए एक साइड में आ गई। शोभित उसका यूनिवर्सिटी फ्रेंड था और काफी अच्छा दोस्त था। 5 मिनट बात करने के बाद वे वहां से हटने ही वाली थी कि रुद्र सिंघानिया आ गया। कैसी है मिस किरण? उम्मीद है कि फिर कोई सिग्नल नहीं तोड़ा होगा, वह मुस्कुरा कर बोला, मगर किरण के अंदर आग लग गई। आपको इससे क्या? अगर तोड़ूंगी भी तो चालान भरने की हैसियत रखती हूँ, वह उसे घूरते हुए तीखे शब्दों में बोली। हाँ हाँ, शौक से उड़ाइए कार्तिक अंकल का पैसा, शायद उन्हें कोई फर्क ना पड़े, मगर मैं फ्यूचर के लिए ख्याल रखने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाप की तरह पति अपना पैसा बर्बाद होने दे ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। उसका अंदाज मुस्कुराता हुआ और कुछ शरारती था, मगर किरण तो तिलमिला गई। ओह हेलो मिस्टर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा पति मुझे अपना पैसा बर्बाद करने देगा या नहीं, ये मेरा और उसका प्रॉब्लम है। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए मिस्टर ईमानदार और उसूल परस्त पुलिस ऑफिसर, रौब भरे लहजे में कहते हुए आखिर में उसका अंदाज तंजिया हो गया। वह बुरा मानने की बजाय गहराई से मुस्कुरा दिया। कैसे रखूं अपने काम से काम? ये फिक्र तो मुझे ही करनी होगी मैडम, वह अर्थपूर्ण शब्दों में उसे गहरी निगाहों से देखते हुए बोला। क्या मतलब? किरण ने हैरानी से उसे देखा। कुछ नहीं, वैसे आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? जाइए खाना खा लीजिए, कंधे उचकाकर कहता हुआ वे वहां से चला गया। किरण ने उलझी हुई निगाहों से उसे देखा और फिर सिर झटकती हुई खाने की टेबल की तरफ बढ़ गई। उसकी बात का मतलब उसे कुछ दिनों के बाद समझ आया, जब पापा ने उससे रुद्र के प्रपोजल के बारे में पूछा। सॉरी पापा, मुझे वो पसंद नहीं है क्योंकि पुलिस वाले मुझे अच्छे नहीं लगते, उसने साफ साफ इनकार कर दिया। कार्तिक प्रताप कुछ देर तक खामोश रहे, फिर बोले, किरण, मुझे रुद्र बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। वह एक बहुत ही अच्छा ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। अपने महकमे में उसकी बहुत अच्छी इमेज है। उसका फ्यूचर ब्राइट है, बहुत आगे तक जाएगा। तुम उसके साथ खुश रहोगी। कार्तिक जी का अंदाज समझाने वाला था। वो आपको पसंद होगा पापा, मुझे नहीं। मैं उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकती, वह नाराजगी से बोली। देखो किरण, मैं तुम्हें 2 दिन दे रहा हूँ सोचने के लिए। तुम अच्छी तरह सोचकर 2 दिन बाद मुझे जवाब दे देना, मगर याद रखना रुद्र जैसे लड़के फिर शायद तुम्हें न मिले। कार्तिक जी ने बेहद संजीदगी और समझदारी से कहा। 2 दिन बाद भी मेरा यही जवाब होगा पापा। किरण ने भी उतनी ही संजीदगी से आज ही अपना फैसला सुना दिया। फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम सोच लो, और आज मुझे इस पर कोई और बहस नहीं करनी। ये कहकर कार्तिक जी नाराजगी से वहां से उठकर चले गए। किरण झुंझुलाते हुए अपने फोन की तरफ देखने लगी, जहां शोभित की कॉल आ रही थी। शोभित और उसकी दोस्ती कब लविंग फ्रेंडशिप में बदल गई थी, उसे खुद भी पता नहीं चला। शोभित एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी फ्रेंड्स शोभित को पसंद नहीं करती थीं और उसे समझाती रहती, यार वो लालची है, तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा है, मोहब्बत से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। मगर किरण यह बात मानने को तैयार नहीं थी। शोभित, तुम अपना रिश्ता नहीं भेज सकते क्या? सारी बात बताने के बाद उसने कहा। मैं भेज दूं रिश्ता, मगर तुम्हारे पापा साफ इनकार कर देंगे। तो क्या तुम मेरे साथ कोर्ट मैरिज करोगी ना? शोभित ने कई बार कही हुई बात आज फिर उसके सामने रखी थी, जिस पर वे हमेशा इनकार करती आई थी। तुम पहले रिश्ता तो भेजो, फिर पापा क्या कहते हैं ये भी पता चल जाएगा। अगर उन्होंने इनकार किया तो फिर आगे का फैसला करेंगे, उसने सोच समझकर कहा। शोभित फौरन राजी हो गया। 2 दिन के बाद जब मैं पापा को एसपी वाले प्रपोजल का इनकार कर दूंगी, उसके बाद तुम अपना प्रपोजल भेजना, उसने शोभित को समझाते हुए कहा। अगले दिन यूनिवर्सिटी में जब उसने अपनी फ्रेंड्स को एसपी रुद्र सिंघानिया के प्रपोजल के बारे में बताया, तो वह सबों से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी।
ओह गॉड, इतना अच्छा, खूबसूरत, शानदार पर्सनालिटी वाला मर्द है। तेरी जैसी किस्मत हमारी क्यों नहीं यार, कि बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल जाए। क्या डोले शोले हैं यार। वर्दी में तो और भी हैंडसम लग रहा था। उसकी सारी दोस्त उस दिन सिग्नल तोड़ने वाले मामले में एसपी रुद्र सिंघानिया को देख चुकी थी और अब उसकी किस्मत पर जी भरकर जल रही थी। तो जाओ तुम ही कर लो उस डोले शोले वाले एसपी रुद्र सिंघानिया से शादी। मुझे वैसे भी वह पसंद नहीं है, किरण ने तनक कर कहा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है लड़की, इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रही हो। इतना अच्छा लड़का, तुम यकीनन पागल हो गई हो। पूजा तो उसकी बात सुनकर अपना माथा पीटने लगी। यार ये दिल का मामला है, जब दिल में कोई और है तो मैं रुद्र से शादी कैसे कर लूं, वह बोली तो सब उसे हैरत से देखने लगी। तुम शोभित की बात कर रही हो ना, एक नंबर का लालची इंसान है वो, उर्मी ने झट कहा। फिर उसके बाकी दोस्त भी उसे समझाने लगे कि शोभित के चक्कर में मत पड़ो, वह अच्छा इंसान नहीं है, बहुत लालची है। मगर किरण के दिमाग पर तो शोभित की चिकनी चुपड़ी बातों का असर था। उसे अपने दोस्तों की बातें अच्छी नहीं लग रही थीं, इसलिए बहाना बनाकर वे वहां से घर चली आई। 2 दिन के बाद जब उसने पापा को रुद्र सिंघानिया के लिए मना किया तो वह काफी देर तक अफसोस से उसे देखते रहे। तुमने बहुत गलत फैसला किया है किरण, दुआ करो कि कभी तुम्हें इस फैसले पर पछतावा न करना पड़े, उन्होंने बहुत ही अफसोस भरे शब्दों में कहा था। लेकिन किरण को कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। दूसरे दिन यूनिवर्सिटी में उसने शोभित के साथ बैठकर तय किया है कि आज शाम को वह अपने पेरेंट्स को रिश्ते के लिए भेजेगा। शोभित से मामला तय करके वह जैसे ही यूनिवर्सिटी से निकली, सामने गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़े रुद्र सिंघानिया को देखकर चौंक गई। ब्लू जींस पर व्हाइट शर्ट पहने अपनी भरपूर मर्दाना पर्सनालिटी के साथ वह बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। उसका मामूली सी शक्ल सूरत वाले शोभित का कोई भी मुकाबला नहीं था। अगर कोई और लड़की होती तो रुद्र सिंघानिया के साथ को अपनी खुशकिस्मती समझती, मगर किरण को वो इसलिए पसंद नहीं आया था कि एक तो वह पुलिस में था, दूसरा उसने उस दिन पापा के सामने उसकी इज्जत नहीं रखी थी। इन्हीं 2 कारणों की वजह से वे उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर चुकी थी। मुझे आपसे बात करनी है, उसे आता देखकर पेंट की जेब में हाथ डाले वह करीब आया। जी बोलिए, किरण ने सपाट शब्दों में कहा। कहीं बैठकर बात करते हैं, वह इधर उधर देखते हुए बोला। सॉरी, कहीं जाने और बैठने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और आपको जो भी बात करनी है यही करें, वो भी जल्द से जल्द, वह रूखे शब्दों में बोली। जवाब में रुद्र कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा। जो कहना है जल्दी कहिए, किरण को उसकी नजरों से अब उलझन होने लगी थी। रुद्र ने अफसोस के साथ उसका ये अंदाज देखा। मेरा प्रपोजल क्यों रिजेक्ट किया, उसने बेहद संजीदगी से सवाल किया। किसका प्रपोजल रिजेक्ट करना है और किसका एक्सेप्ट करना है, इसका पूरा पूरा हक है मुझे, उसने भी उतनी ही संजीदगी से जवाब दिया। मानता हूँ प्रपोजल रिजेक्ट करने या एक्सेप्ट करने का पूरा पूरा हक है तुम्हें, मगर मैं कोई नहीं हूँ। आखिरी शब्दों में उसके लहजे की नाराजगी झलक आई थी। क्यों, आप क्या आसमान से उतरे हुए हैं, किरण ने तंजिया अंदाज में पूछा। रुद्र ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया। मुझे सिर्फ खुद के रिजेक्ट किए जाने की वजह जाननी है। क्या ये वजह काफी नहीं कि मुझे पुलिस वाले पसंद नहीं है, वह खड़े हुए शब्दों में बोली। तो सिर्फ यही वजह है मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करने की कि आपको पुलिस वाले पसंद नहीं। रुद्र ने गहरी सांस लेकर उसे देखा। इसके अलावा भी और वजह हो सकती है, मगर मैं उसे शेयर करना जरूरी नहीं समझती, मगरूर अंदाज में कहते हुए वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। रुद्र ने खामोशी से उसका यह मगरूर अंदाज नोट किया। शोभित के पेरेंट्स रिश्ता लेकर आए और उम्मीद के ठीक अनुसार कार्तिक जी ने इनकार कर दिया। उनके जाने के बाद किरण उन पर नाराज हुई थी कि इसी वजह से तुमने रुद्र का प्रपोजल ठुकराया, मगर किरण जिद पर अड़ी रही कि वह एक बार शोभित से मिल तो ले। जब वो राजी न हुए तो मजबूरन उसे रघुवीर अंकल से बात करके सिफारिश करवानी पड़ी। रघुवीर अंकल उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए खामोश हो गए थे। शायद वह बहुत कुछ कहना भी चाहते थे, लेकिन किरण के शब्दों में शोभित के लिए जो उत्सुकता झलक रही थी उसे महसूस करके वे चुप रह गए। और फिर उन्होंने फोन करके कार्तिक जी को समझाया कि जब किरण कह रही है तो एक बार लड़के से मिलने में क्या हर्ज है, आखिर जिंदगी तो किरण को ही गुजारनी है ना। रघुवीर जी के समझाने पर कार्तिक जी शोभित से मिलने के लिए राजी हुए थे। उन्होंने शोभित को मिलने के लिए एक होटल में बुलाया था।
लेकिन आमने सामने मिलकर भी वो कोई खास खुश नहीं हुए थे। शोभित से मिलने के बाद उन पर उसका कोई अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ा और उन्होंने किरण को साफ साफ कह दिया कि वे उस लालची लड़के से कभी भी उसकी शादी नहीं होने देंगे। तब वह मजबूरन शोभित की बात मानने के बारे में सोचने लगी। पापा को उसने कुछ नहीं बताया। कार्तिक जी को लगा कि किरण के दिमाग में बात आ गई है, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि किरण के मन में आखिर चल क्या रहा है। कमरे में आकर वे काफी देर तक शोभित के बारे में सोचती रही और फिर आखिर में उसने यही फैसला लिया कि वे शोभित के साथ कोर्ट मैरिज करेगी। अगले दिन गांव से उसके चाचा विजय प्रताप और उनकी पत्नी कार्तिक जी को मनाने चले आए। कार्तिक जी जो हमेशा भाई को खोने के दुख में डूबे रहते थे, 20 साल के बाद भाई को पाकर बेहद खुश हुए थे। विजय प्रताप ने अपने पिता के बाद और भाई को हवेली से निकालने के बाद जमीनों की पूरी तरह से देखभाल करना शुरू कर दिया था। अपना पूरा ध्यान जमींदारी पर लगा दिया था। वह पूरे गांव के मुखिया थे, वहां के फैसले सुनाते और पूरे गांव पर अपना रोब और दबदबा बनाए रखते थे। लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन था जो उन्हें खाए जा रहा था, और वह यह था कि उनके बाद उनकी जमीन जायदाद का क्या होगा, क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। विजय प्रताप जी की पत्नी मंजू जी ने अपनी औलाद की कमी पूरी करने के लिए अपनी बहन के बेटे को अपने घर पर रखा हुआ था। पहले जो विजय प्रताप औलाद की आस में जी रहे थे, जैसे जैसे सालों पर साल बीतते चले गए, औलाद की उम्मीद से वह धीरे धीरे मायूस होते चले गए और अब तो उन्होंने औलाद की आस लगानी ही छोड़ दी थी। संजय अब रेगुलर उनके घर में ही रहने लगा था। पहले जो कभी कभी 1-2 महीने के लिए अपने घर चला जाता था, अब वह भी नहीं जाता था। कहीं ना कहीं विजय प्रताप को लगने लगा था कि कार्तिक प्रताप की एक बेटी है, तो वह कल को जायदाद में बंटवारा जरूर करेगी। इसी सोच के साथ उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने संजय की शादी किरण से करने के बारे में सोचा। इस तरह सारी जायदाद उनके हाथ में रहती, अपनी भी और किरण के हिस्से की भी। और इसी इरादे से आज 20 साल के बाद वे संजय का रिश्ता किरण के लिए मांगने आए थे। बड़ी बड़ी मूछें, रौबदार जमींदाराना ठाठ और आंखों में छिपी लालच भरी चमक वाला विजय प्रताप पहली ही नजर में किरण को जहर लगा था। कार्तिक प्रताप तो पहले ही किरण से बहुत नाराज थे। इस बार उन्होंने किरण से पूछने की जरूरत भी नहीं समझी और संजय के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया। किरण को जब यह बात पता चली तो उसने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया। वह बहुत नाराज हुई और जी जान से विरोध करने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी में पहली बार कार्तिक जी ने उस पर हाथ उठा दिया। कितनी ही देर तक वह आंखें फाड़े अपने पापा को देखती रही और फिर नामे सिर हिलाते हुए अपने कमरे में वापस भाग गई। उसी दिन उसने फैसला कर लिया है कि अब उसे क्या करना है। शाम को वह खामोशी से घर से निकल गई। उसने शोभित को फोन करके एक जगह पर आने के लिए कह दिया था और वहां से दोनों एक गाड़ी में कोर्ट की तरफ निकल पड़े। अभी वो कोर्ट पहुंचने से काफी दूर थे कि अचानक ही उनकी गाड़ी खराब हो गई। सुनसान सा रोड था और काफी अंधेरा भी। तभी गश्त करने वाली पुलिस ने दोनों को रोक लिया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? शोभित बुरी तरह डर गया था, जबकि किरण भी घबराई हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। देखिए सर, हमें जाने दीजिए, हमें बहुत जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? पुलिस वाले ने सख्ती से पूछा। लड़के लड़की का भला क्या जरूरी काम होता है, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। तुम जैसे लोगों ने ही समाज में गंदगी फैला रखी है। चलो थाने, चलकर बताते हैं तुम्हारा जरूरी काम क्या है। किरण के लाख मना करने के बावजूद पुलिस वाले उन्हें थाने ले गए। रुद्र सिंघानिया उसी वक्त थाने से निकल रहा था। किरण को एक लड़के के साथ थाने में देखकर वे पहले तो हैरान हुआ, फिर पूरा मामला समझ आते ही उसके अंदर शोले से दहक उठे। तो ये थी मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करने की असली वजह। किरण प्रताप दुख और तिरस्कार के मिले जुले एहसास के साथ उसने किरण से कहा था। जवाब में किरण की नजरें झुक गईं। रुद्र के पास अच्छा मौका था। वह चाहता तो कार्तिक जी को फोन करके वहां बुला सकता था, उनकी बेटी का कारनामा बता सकता था और अपने रिजेक्शन का बदला भी ले सकता था, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह किरण को उसके घर से बाहर छोड़कर चला गया। जब वह गाड़ी से उतरने लगी तो उसने बेहद संजीदगी से बस इतना कहा था, भगवान ने तुम्हें बचाना था, इसलिए तुम बच गई हो किरण, वरना जो कदम तुम उठाने जा रही थी उसके बाद कहीं की न रहती। उस लड़के का क्रिमिनल रिकॉर्ड है थाने में। तुम पहली लड़की नहीं हो जो उसके धोखे में आ रही थी। अपनी बात कहकर वे उसके सफेद पड़ते चेहरे को देखे बिना आगे बढ़ गया।
किरण जिस खामोशी से गई थी उसी खामोशी के साथ वापस लौट आई थी। उसके पापा को यह तक पता नहीं चला कि उनकी बेटी क्या करने गई थी। रात को व्हाट्सएप पर रुद्र की तरफ से शोभित के आपराधिक रिकॉर्ड की तमाम जानकारी पूरे सबूतों के साथ मिली थी, जिन्हें देखकर वह एक पल के लिए पत्थर सी बनकर रह गई थी। अब संजय के रिश्ते पर खामोशी से हमें सिर झुकाने के अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं बचा था। पहली बार उसे पछतावा हो रहा था कि उसने रुद्र को ठुकरा कर कितनी बड़ी गलती की है। फिर भी उसने संजय जैसे इंसान से खुद को बचाने की भरपूर कोशिश की। कार्तिक जी के सामने रोते हुए कहा, पापा, मेरी शादी संजय के साथ मत कीजिए। मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी आंखों में ही मुझे नफरत दिखाई देती है। बेशक आप मेरी शादी रुद्र से कर दीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मगर संजय नहीं। वो मौका तुम गंवा चुकी हो किरण। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अब ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने अपने भाई के लाए गए रिश्ते को ठुकरा कर घर लड़के को चुन लिया तो मैं अपने भाई से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा, जो मैं कभी नहीं चाहूंगा। और दूसरी बात, रुद्र का रिश्ता आप रघुवीर कहीं और करने वाले हैं, कार्तिक जी ने ठंडे शब्दों में कहा। मगर वे फिर भी जिद पर अड़ी रही तो मजबूरन उन्हें धमकी देनी पड़ी कि अगर तुम संजय से शादी के लिए राजी नहीं होती तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। मजबूर होकर किरण ने सिर झुका लिया। दोनों तरफ से शादी की तैयारियां चलने लगीं। शादी से एक दिन पहले कार्तिक जी काम के सिलसिले में गांव गए हुए थे। उन्होंने किरण को भी चलने के लिए कहा था, लेकिन किरण ने मना कर दिया था। उन्हें गए हुए दूसरा दिन था कि किरण का मन बुरी तरह से घबरा रहा था। उस दिन वह यूनिवर्सिटी भी नहीं गई थी। बेचैनी कुछ ज्यादा ही बढ़ी तो उसने अपने पापा को कॉल लगा दी, लेकिन दूसरी तरफ से फोन उठाने वाले उसके पापा नहीं बल्कि संजय था। और उसने जो खबर किरण को सुनाई थी उसके कदमों तले से जमीन खिसक गई। संजय ने बताया कि रात को ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया था और उनकी मौत हो गई। मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, इससे पहले ही तुम्हारा फोन आ गया। पापा की अचानक मौत की खबर सुनकर किरण बेहोश हो गई थी। अंतिम संस्कार गांव में ही था, इसलिए कार्तिक जी का पार्थिव शरीर शहर नहीं लाया गया। संजय उसे आधी बेहोशी की हालत में ही गांव ले गया। रघुवीर सिंघानिया और रुद्र सिंघानिया भी अंतिम संस्कार में गांव आए हुए थे। अभी कार्तिक जी की मौत को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि मंजू जी ने संजय और किरण की शादी का फैसला सुना दिया। यह सुनकर किरण हैरान रह गई। वह भी शादी के लिए तैयार नहीं थी, उसे कुछ वक्त चाहिए था। इसी बात पर विजय प्रताप को मनाने के लिए वह एक रात उनके कमरे में जाने का इरादा करके दरवाजे तक आई थी। जैसे ही वह आगे बढ़कर गेट खोलने वाली थी, अंदर से आती बातों को सुनकर वहीं रुक गई। संजय पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। किरण से उसकी शादी वह सिर्फ उसके हिस्से की जमीन अपने नाम करवाने के लिए करना चाहते थे। उसके बाद उसे तलाक देने का इरादा था। साथ ही ये खुलासा भी हुआ कि उनकी ये साजिश कार्तिक जी ने भी अपने कानों से सुन ली थी और इसी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। किरण के तो पैरों तले से जमीन निकल गई, मगर उसने बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया कि वे इनके इरादे जान चुकी है। उसने मंजू जी से बहाना किया कि वे शादी से पहले शहर वाले घर जाकर लॉकर से अपने जेवर और पैसे वगैरह लाना चाहती है। वैसे तो वे कभी भी राजी नहीं होती, मगर जेवर और पैसों का सुनकर उन्होंने उसे जाने की इजाजत दे दी और संजय को उसके साथ भेज दिया। पूरे रास्ते संजय अपनी घटिया बेहुदा नजरों से उसे परेशान करता रहा। कई बार उसने किरण को छूने की कोशिश भी की, मगर वे किसी तरह खुद पर काबू रखती रही। घर पहुंचकर उसने संजय को ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। उसका रुख सीधा रघुवीर अंकल के घर की तरफ था, क्योंकि उस वक्त एक वही थे जो उसे बचा सकते थे। रघुवीर अंकल उसे बदहवास हालत में देखकर हैरान परेशान हो गए। किरण ने रो रो कर उन्हें सारी बात बता दी, जिसे सुनकर उन्हें बेहद दुख हुआ। वह और उनकी पत्नी किरण को तसल्ली देते रहे कि वे उनके पास पूरी तरह सुरक्षित हैं, मगर अब संजय और विजय प्रताप उसे पूरे शहर में ढूंढते फिर रहे थे। तीसरे ही दिन वे रघुवीर जी के घर पहुंच गए और किरण के बारे में पूछा। रघुवीर जी ने अपने यहाँ किरण की मौजूदगी से साफ इनकार कर दिया, मगर जाते जाते वह धमकी दे गए कि अगले दिन इसी वक्त वह फिर आएंगे और अगर किरण उन्हें न सौंपी गई तो वे उन पर अपनी भतीजी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कर देंगे। रघुवीर जानते थे कि विजय प्रताप एक असरदार जमींदार था, वह कुछ भी कर सकता था।
किरण को वह बस इसी सूरत में बचा सकते थे जब उसका उनके साथ कोई मजबूत रिश्ता बन जाता। पत्नी से मशविरा करने के बाद उन्होंने किरण की शादी रुद्र से करने का फैसला किया, मगर एक बार वह रुद्र के लिए मना कर चुकी थी तो हो सकता था कि वह अभी राजी न हो। इसीलिए उन्होंने किरण से पूछना जरूरी समझा। जवाब में किरण ने सिर झुकाकर शर्मिंदगी से कहा, अंकल, उस वक्त तो रुद्र के प्रपोजल से इनकार करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब मुझे कोई ऐतराज नहीं। अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का हक मैं आप लोगों को देती हूँ। रघुवीर जी और उनकी पत्नी मेघा जी उसके जवाब से खुश हो गए थे, मगर जब यह बात रुद्र को पता चली तो वह गुस्से के मारे अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसके आत्मसम्मान को यह बिल्कुल गवारा नहीं था कि वे ऐसी लड़की को अपनाए जो उससे पहले ठुकरा चुकी थी। रघुवीर जी और मेघा जी ने बड़ी मुश्किल से उसे ये कहकर राजी किया कि फिलहाल वे किरण को विजय प्रताप और संजय से बचाने के लिए उससे शादी कर ले, बाद में चाहे तो उसे छोड़ भी सकता है। तब जाकर वह राजी हुआ था। पास के ही मंदिर में दोनों को ले जाकर बड़ी सादगी से उनकी शादी कराई गई। शादी के बाद भी रुद्र के अंदर अगर कोई एहसास था तो वह था सिर्फ गुस्से का। जो एहसास पहले कभी किरण के लिए उसके दिल में जागे थे वे अब मर चुके थे। दूसरी तरफ सजी धजी किरण शर्मिंदगी से भरी हुई उसके कमरे में उसके बेड पर सिमटी बैठी थी। शादी के बाद मेघा जी ने अर्जेंट ब्यूटिशियन को बुलवाकर उसे तैयार करवाया था। ड्रेस भी उसी वक्त ऑनलाइन मंगवाई गई थी। बेशक शादी जैसी भी हालत में हुई हो, जितनी भी जल्दी हुई हो, मगर सब कुछ बेहद सादा रखा गया था। किरण को सादे रूप में बेडरूम में भेजना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए जल्दबाजी में सारे इंतजाम करके उसे तैयार करके भेजा गया था और कमरा भी फूलों से सजा दिया गया था। हालांकि किरण ने मेघा आंटी को मना किया था, क्योंकि दिल ही दिल में उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह जानती थी कि उसे पहले ठुकराने के बाद रुद्र अब उससे शादी के लिए बड़ी मुश्किल से राजी हुआ था। ऐसे में बन संवर कर और सेज सजाकर बैठना उसे काफी अजीब और असहज महसूस हो रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे उसका इंतजार करना चाहिए या फिर कपड़े बदल लेने चाहिए। अभी वो कोई फैसला कर ही नहीं पाई थी कि दरवाजा खुला। रुद्र अंदर दाखिल हुआ। सजा संवरा कमरा और बेड पर दुल्हन के रूप में बैठी किरण प्रताप को देखकर उसे जोर का झटका लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह अपने कमरे में उसकी मौजूदगी की उम्मीद नहीं कर रहा था, इसीलिए हैरानी से उभरते हुए उसके करीब आते हुए गरजदार शब्दों में दहाड़ा था। रुद्र के तेवर देखकर किरण घबरा गई और जल्दी से बेड से नीचे उतर आई। वो आंटी छोड़ गई मुझे यहीं, उसने उसकी तरफ देखते हुए घबराकर सफाई दी। उसकी बात पर वह एक पल के लिए खामोश हुआ, मगर फिर उसके हुलिये की तरफ देखकर कटाक्ष करते हुए बोला, और ये सब करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? दिल में कोई अरमान जाग रहे थे क्या? उसका मतलब समझते ही किरण का चेहरा लाल हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, यह सब तो आंटी ने, वह शर्मिंदगी से सफाई देने लगी। तभी उसने उसकी बात काटते हुए कड़वे शब्दों में कहा, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो मम्मी के कहने पर सिर झुकाती चली गई। इनकार कर देती तो मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं करती। मगर तुम भी शायद सोच रही थी है कि तुम्हें सजा संवरा देखकर मैं पिघल जाऊंगा, तुम्हें चाहूंगा, तुम्हारे जज्बातों को सुकून पहुंचाऊंगा। ऐसी सारी खुशफहमियां अपने दिल से निकाल दो मैडम। ये शादी मैंने अपने पेरेंट्स के दबाव में की है, मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक ही पल में उसने उसकी औकात का एहसास उसे करा दिया था और ड्रेसिंग रूम में चला गया। किरण बेइज्जती के एहसास से वहीं खड़ी रह गई। अब उसे समझ आ रहा था कि किसी के ठुकराने से कैसी जलन और तकलीफ महसूस होती है। जब वह ड्रेसिंग रूम से कपड़े बदलकर बाहर आया तो वह अब भी वहीं की वहीं एकदम खामोश खड़ी थी। लेकिन रुद्र को अब उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए उसने उसे इग्नोर किया और बेड की तरफ बढ़ गया जिस पर फूलों से सजी चादर बिछी थी। उसने तिरस्कार भरे अंदाज में चादर के कोने को पकड़कर झटके से उछाल दिया। चादर कमरे के कोने में जाकर गिरी और फूल पूरे कमरे में बिखर गए। पत्थर बनी खड़ी किरण को यूं लगा जैसे उसने चादर और फूलों को नहीं बल्कि उसे ही उठाकर फेंक दिया हो। फिर वह एक साइड पर लेट गया और हाथ बढ़ाकर नाइट बल्ब भी ऑफ कर दिया। किरण के पत्थर बने वजूद में हल्की सी हरकत हुई। उसने गहरी सांस ली, दोनों हाथों से पैरों तक आते लहंगे को संभाला और आंसू पीती हुई ड्रेसिंग रूम में चली गई। खुद को ज्वेलरी और भारी ड्रेस से आजाद करने के बाद उसने एक सादा सा सूट सेलेक्ट किया था और उसे चेंज कर लिया।
कमरे में वापस आकर वह सोने के लिए सोफे की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसकी ठंडी आवाज आई। अब ये सोफे पर सोने का कौन सा ड्रामा शुरू हो रहा है? समझते क्या हो अपने आप को तुम? क्या कोई मिस यूनिवर्स हो कि जिसके पहलू में सोते हुए मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा? तो ये गलतफहमी अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। रुद्र सिंघानिया दिल से उतरी चीजों की तरफ देखता भी नहीं है, वह बेहद गुस्से में कह रहा था। किरण शर्मिंदगी और बेइज्जती के एहसास के साथ पलटकर बेड की दूसरी साइड पर आकर लेट गई। रुद्र ने एक सख्त नजर उस पर डाली और करवट बदल ली। किरण ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन बंद आंखों से कई आंसू फिसल कर तकिए में गिरते चले गए। ये उसकी बेबसी के आंसू थे या फिर रुद्र के द्वारा किए गए तिरस्कार के आंसू, वे खुद भी नहीं जानती थी। दूसरे दिन विजय प्रताप और संजय फिर से आए थे, मगर जब रघुवीर जी ने उन्हें बताया कि अब वे उनकी बहू हैं और उनके बेटे ने उससे शादी कर ली है, तो वह मुंह लटका कर वापस चले गए। किरण ने इस मुसीबत से बचने पर भगवान का शुक्रवार अदा किया था। कुछ दिन वो घर पर ही रही, मगर फिर रघुवीर अंकल से बात करके उसने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया। अब वे हर काम के लिए रघुवीर अंकल और मेघा आंटी से पूछने लगी थी, क्योंकि रुद्र का रवैया तो उसके लिए बेहद लापरवाह था। वह उससे बात तक करने को तैयार नहीं था और अगर कभी मजबूरी में उससे बात करना भी पड़ती तो उसका लहजा बेहद ठंडा और बेहद कड़वा होता था। एक ही बेड शेयर करने के बावजूद दोनों के बीच शादी जैसा कोई रिश्ता नहीं था। किरण दिल ही दिल में रुद्र की शराफत और मजबूत किरदार की कायल हो गई थी, वरना एक ही बेड पर सोने के बाद कौन सा मर्द अपनी हसीन, खूबसूरत और जवान बीबी को इग्नोर कर सकता था। उस दिन वो सुबह सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी। रुद्र भी कमरे में था और सोफे पर बैठा फाइलें देख रहा था। काले रंग के गहरे गले वाली स्लीवलेस शर्ट पर नेट का अपर पहने नीचे ब्लैक ट्राउजर के साथ वह ड्रेसिंग रूम से बाहर आई थी और आईने के सामने खड़े होकर बालों में ब्रश करने लगी। रुद्र ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और अपना ध्यान फाइलों में लगाए रखा। तैयार होकर पर्स कंधे पर डालकर वे कमरे से निकलने ही लगी थी कि रुद्र ने यूं ही नजरें उठाकर उसकी ओर देखा और एकदम हैरान रह गया। इससे पहले कि वे बाहर निकलती, रुद्र ने उसे रोक लिया। कोई शर्म नाम की चीज है या नहीं? इस होली में जाओगी? वे उसके नंगे बाजुओं और खुले गले की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से बोला। किरण का चेहरा भी गुस्से से लाल पड़ गया। मैं पहले भी इसी तरह की ड्रेसिंग करती थी, उसने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा। ऐसी ड्रेसिंग तुम अपने बाप के घर में करती होगी, मगर अब तुम अपने पति के घर में हो और मैं हरगिज भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर जाओ और मर्द तुम्हें देखकर अपनी आंखें सेंके हुए तेज शब्दों में बोला। किरण लाल पड़ते चेहरे के साथ खामोशी से कपड़े बदलने ड्रेसिंग रूम में चली गई। यूनिवर्सिटी से वापसी पर उसे आमतौर पर ड्राइवर लेने जाता था, मगर उस दिन ड्राइवर किसी जरूरी काम से छुट्टी पर था, जिसकी वजह से रघुवीर जी ने रुद्र को फोन करके कहा था कि वे किरण को यूनिवर्सिटी से पिक कर ले। रुद्र इस आदेश पर सख्त झुंझलाया, मगर वे उन्हें इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए बेहद खराब मूड में वे उसे लेने चला गया। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचा, सामने का मंजर देखकर उसका खून खोल उठा। संजय चीखती चिल्लाती हुई किरण का बाजू पकड़कर उसे अपनी गाड़ी की तरफ जबरदस्ती खींच कर ले जा रहा था। रुद्र तीर की तरह अपनी गाड़ी से उतरकर भागता हुआ उसके पास पहुंचा। घटिया इंसान, मेरी पत्नी को छोड़, कहते हुए उसने संजय के मुंह पर जोरदार पंच मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। संजय ने दर्द सहते हुए जेब में हाथ डाला और पिस्तौल निकाली और रुद्र पर फायर कर दिया, मगर डर से थर-थर कांपती किरण रुद्र से आकर लिपट गई थी, इसीलिए रुद्र के बजाय गोली सीधे उसे जाकर लगी। रुद्र सिंघानिया पहले तो सन्न रह गया, फिर बिजली की तेजी से किरण को जमीन पर लिटाकर उसने संजय पर झपटा मारा। थोड़ी ही देर में वह उसे काबू में कर चुका था। आसपास खड़े लोग भी उसकी मदद को आ गए थे। पुलिस आने तक इसे पकड़ कर रखो, वह लोगों को कहता हुआ तेजी से बेहोश पड़ी किरण की तरफ लपका था, जिसके कंधे से खून बह रहा था। उसे गाड़ी में डालकर वह तूफानी रफ्तार से ड्राइव करता हुआ सीधे अस्पताल पहुंच गया। इसी दौरान वो अपनी टीम को फोन करके संजय को गिरफ्तार करने का आदेश दे चुका था। हालांकि डॉक्टर ने गोली निकाल दी थी, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसे होश नहीं आया था। रघुवीर जी और मेघा जी भी अस्पताल पहुंच चुके थे। दोनों ही बेहद परेशान थे। रुद्र हॉस्पिटल के कॉरिडोर में इधर उधर टहल रहा था। उसका दिल बुरी तरह बेचैन था, जोरों से धड़क रहा था।
पूरे वजूद में गुस्से की चिंगारियां भी दौड़ रही थीं और वे किरण की वजह से ही अस्पताल में रुका हुआ था, वरना उसका दिल कर रहा था कि उड़कर थाने पहुंच जाए और संजय को ऐसा हाल करे कि उसकी चीखें आसमान तक जाएं। फिर जैसे ही किरण को होश आया और डॉक्टर ने उसे खतरे से बाहर बताया तो वह गहरी सुकून की सांस भरता हुआ अस्पताल से निकल गया था। किरण 1 हफ्ते तक अस्पताल में एडमिट रही, फिर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। मेघा जी सगी बेटियों की तरह उसका ख्याल रख रही थी। दिन भर सारा समय उसके पास रहती और रात को रुद्र को अच्छे से समझा कर जाती कि वे उसका ख्याल रखे। किरण के बाजू के जख्म की वजह से रुद्र सोफे पर सो रहा था ताकि रात में उसकी वजह से उसका बाजू दुख न जाए। उस दिन छुट्टी थी। वह देर से सोकर उठा तो वॉशरूम के खुले दरवाजे से उसने किरण को छोटा सा लकड़ी का मोढ़ा रखकर बैठे देखा। वह एक हाथ से बालों में शैम्पू करने की जद्दोजहद में लगी हुई थी। दायां बाजू जिस पर जख्म था उससे अभी भी काम नहीं किया जा सकता था। वह कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर दूसरा मोढ़ा उठाकर उसके पास आकर बैठ गया और उसके हाथ से शैम्पू की बोतल ले ली। किरण एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई, मगर कुछ नहीं कहा। वह बड़ी नरमी से उसके बालों में शैम्पू कर रहा था और उंगलियों से मसाज भी कर रहा था। फिर शैम्पू के बाद उसके बालों को अच्छी तरह वॉश करके तौलिए में लपेट दिया। बालों के बाद वह उसकी शर्ट बाजू से ऊपर करते हुए वहां पर साबुन मलने लगा। किरण बुरी तरह से शर्म से लाल हो रही थी क्योंकि वह उसके सामने इस हुलिये में बैठी हुई थी। शर्ट के आगे के 2 बटन खुल चुके थे। सिर से बहकर पानी उसके कपड़ों में जाने लगा था, जिससे कि उसके आधे कपड़े भीग चुके थे और उसकी शर्ट भीगने के बाद अब उसके वजूद से चिपकती जा रही थी। अचानक रुद्र की नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसका शर्म से लाल होता चेहरा देखकर वह एक गहरी सांस लेता हुआ उठा और बाथरूम की लाइट ऑफ कर दी और कमरे में जाकर नाइट बल्ब ऑन कर दिया। अब रूम से आने वाली नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी में उसका वजूद साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा था। वापस उसके पास आता हुआ वह उसकी शर्ट को धीरे से उसके कंधों से हटाता उसके वजूद पर मग से भरकर पानी डालने लगा। वह उसकी उलझन अच्छी तरह समझ सकता था क्योंकि आज 10 दिन हो गए थे और वह नहाई नहीं थी। उसके आगे के बाकी बटन भी खुलता वह उसकी शर्ट को उससे आजाद कर गया। अब वह मग से पानी डालता धीरे धीरे हल्के हाथों से रब करते हुए उसे साफ कर रहा था। उसके हाथों के स्पर्श से किरण को अपने वजूद में एक सनसनाहट सी उतरती महसूस हो रही थी, लेकिन वो बड़े लापरवाह से अंदाज में कभी उसके बाजू को, कभी उसकी पीठ को तो कभी उसके कंधे और गर्दन पर साबुन लगाकर उसे अच्छे से नहलाने के बाद उसे तौलिए में लपेटकर बाहर लाया था और ड्रेसिंग रूम में ले जाकर उसे कुर्सी पर बिठाकर बड़े ही नरम हाथों से उसकी पीठ और उसके कंधों को टॉवल से साफ किया था। कपड़े वो पहले ही निकाल कर रख गई थी। जब वह कपड़े उठाकर उसके पास आया तो वह एकदम से खड़ी हो गई। मैं खुद, इससे पहले कि वे उसकी नजदीकी को सह पाती, रुद्र ने हैरान होकर उसे देखा। बेफिक्र रहो, इससे ज्यादा तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। धीरे धीरे वह उसके कपड़े पहनने में उसकी मदद करने लगा। हुक बंद करने के बाद उसने उसकी शर्ट एक कंधे से डालकर उसकी जख्मी बाजू में भी पहना दी। कुछ ही देर में वह उसे कपड़े पहनने में मदद कर चुका था। पहली बार वह उससे बिल्कुल सामान्य अंदाज में बात कर रहा था। धीरे धीरे किरण की सारी शर्म और झिझक खत्म होने लगी थी। कपड़े पहनने के बाद उसने खुद ही उसके बाल सुखाकर सुलझा दिए। उसे बेड पर बिठाने के बाद वो अपनी फाइल लेकर बाहर चला गया। जबकि उसकी इतनी देखभाल ने किरण के दिल में उसके लिए नरम जज्बात और भी गहरे कर दिए थे। रात को जब वह सोने आया तो किरण बुरी तरह बेचैन थी, करवट पर करवट बदल रही थी। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम, रुद्र ने नरमी से पूछा। उसका लहजा महसूस करके किरण को थोड़ी हिम्मत मिली और वह एकदम उठकर बैठ गई। मुझे आपको सॉरी कहना था, वह नजरें झुकाते हुए बड़ी ही मुश्किल से अपने शब्द पूरे कर पाई। सॉरी? लेकिन किस लिए? आपको रिजेक्ट करने के लिए। यह सुनकर रुद्र एक पल के लिए ठिठक गया। कोई बात नहीं, इंसान होने के नाते ये हक था तुम्हें। किरण खामोश हो गई। वह अब चाहती थी कि रुद्र कुछ और भी कहे, मगर उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और करवट लेकर लेट गया। वह भी अपनी जगह लेट गई, लेकिन 2 आंसू उसकी आंखों से फिसलकर तकिए पर गिरे थे। उसे अब रुद्र की चाहत होने लगी थी। उसका मन उसके करीब जाने को तड़पने लगा था, मगर रुद्र इस रिश्ते की पहल नहीं कर रहा था। उसके मन में रुद्र के वे शब्द गूंजने लगे जो उसने शादी की पहली रात कहे थे। रुद्र सिंघानिया दिल से उतरी चीजों की तरफ देखता भी नहीं है।
तो क्या सच में मैं उसके दिल से उतर चुकी हूँ? यह एहसास किरण के लिए जानलेवा था। किरण का बाजू अब ठीक होने लगा था। अब वे अपने कामों के साथ साथ रुद्र के काम भी करने लगी थी। कई बार उसने मना किया कि सरिता कर देगी, मगर वह पहले तो अनसुना करती रही। फिर एक दिन कह दिया, रुद्र प्लीज मना मत किया करें, आपका काम करना मुझे अच्छा लगता है। उसकी बात सुनकर रुद्र हैरान रह गया। हालांकि वह उसकी आंखों में छुपी मोहब्बत पड़ चुका था, लेकिन फिर भी जानबूझकर पूछ बैठा, क्यों क्यों अच्छा लगता है? पता नहीं, छोटा सा जवाब देकर वह नजरें झुका गई। वजह बतानी होगी वरना मैं तुम्हें अपने काम नहीं करने दूंगा। उसकी इतनी जिद देखकर वह एकदम से बेबस हो गई। आप अच्छे लगते हैं मुझे, उंगलियां चटकाते हुए वह एकदम से कह गई। रुद्र ने मुश्किल से अपनी मुस्कान संभाली। सिर्फ अच्छा लगता हूँ? मोहब्बत प्यार वगैरह कुछ नहीं, उसने संजीदा अंदाज में पूछा। है, मोहब्बत है, बहुत है, वह जल्दी से बोली। रुद्र के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लव यू टू, उसने उसके कान के करीब सरगोशी की तो वह एकदम से मुस्कुरा दी, एक सुकून भरी मुस्कान। रुद्र के इन 3 शब्दों ने उसे नई जिंदगी दी थी। एक विनती है आपसे, प्लीज मुझे कभी शोभित का ताना मत दीजिएगा। मेरी उससे कोई मोहब्बत नहीं थी, बस यूं ही एक अट्रैक्शन था जिस पर अब मुझे पछतावा है, वह धीमे शब्दों में बोली। उसे अपनी ओर बढ़ते देखकर रुद्र ने नरम आवाज में कहा, मैं तुम्हें कभी ताना नहीं दूंगा। फिर ठहरकर बोला, सुनो, अब इजाजत है क्या? बहुत दिनों से खुद को रोके रखा था, मगर तुम्हारे इजहार के बाद दूर रहना बहुत मुश्किल है। किरण ने बिना कुछ कहे शर्म से लाल होता चेहरा उसके सीने पर टिका दिया। उसके इकरार पर वे उसे बाहों में भरता हुआ अपने दिल में ठंडक उतरती महसूस कर रहा था। बड़ी शिद्दत से उसके माथे पर अपने नरम से होंठ रखता वह उसके लबों पर झुका था। उसके स्पर्श में इतना जुनून, इतनी शिद्दत थी कि किरण ने अपनी दोनों मुट्ठियों से उसके शर्ट के कॉलर को दबोच लिया था और उसकी शिद्दत को बर्दाश्त किया था। अपनी शिद्दतें उसके होठों पर लुटाने के बाद वह उसे बाहों में लेकर बेड पर आया था। लाइट बंद करता हुआ उसके वजूद पर बादल बनकर छाया। नरम गरम सी सरगोशियां, मदहोश सिसकियां उसे और भी जुनूनी कर रही थीं। वह जो इतने दिनों से खुद पर बर्दाश्त कर रहा था, आज खुद से सारे पहरे हटाकर वह बेहद जुनूनी अंदाज में अपनी मोहब्बत उस पर लुटा रहा था। और किरण को उसकी इस जुनूनी मोहब्बत में एक ऐसा सुकून मिल रहा था कि वह अंदर तक सैराब हो चुकी थी। उसके दिन उसकी जिंदगी का खूबसूरत आगाज हो चुका था। उसने उसे बाहों में भर लिया और दिल में उतरती ठंडक महसूस की। उस पल में दोनों ने अपने जज्बातों को खामोशी से स्वीकार किया। एक सुकून, एक भरोसा, एक नया आगाज। रघुवीर जी और मेघा जी उन्हें ऐसा देखकर बहुत संतुष्ट हो गए थे। बहू के चेहरे के खिलते रंग और बेटे के चेहरे का सुकून सब कह रहा था कि अब सब ठीक है। कुछ दिन के बाद रुद्र घर लौटा तो संजय की मौत की खबर लाया। जेल में ही उसे हार्ट अटैक आया था। इतना सब होने के बावजूद किरण के दिल में कोई अफसोस नहीं था। संजय की मौत के बाद एक बार फिर विजय प्रताप किरण से मिलने आए। अपनी गलतियों पर माफी मांगी और उसके हिस्से की जमीन के कागजात भी उसे सौंप दिए। किरण ने उन्हें बड़े दिल से माफ कर दिया, क्योंकि जब भगवान ने रुद्र की शक्ल में उसे इतना अच्छा नसीब दिया था तो वह उस इंसान को भी माफ कर सकती थी जो किसी न किसी तरह उसके जीवन में इस नए सुखद मोड़ की वजह बना था। रुद्र और किरण की शादीशुदा जिंदगी अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ने लगी थी। सुबह की शुरुआत अक्सर रुद्र की हल्की सी डांट से होती, फिर से ठंडी चाय और किरण की मासूम सफाई। अब देर से उठे थे, लेकिन चाय का पहला घूंट लेते ही रुद्र की नाराजगी पिघल जाती और वह बिना कुछ कहे मुस्कुरा देता और उसे बाजू से पकड़कर अपनी ओर खींचता हुआ अपनी बाहों में समेट लेता। उसके होठों की खिलती मुस्कान बताती कि वो अपनी जिंदगी के इन खूबसूरत पलों में कितना सुकून महसूस कर रहा है। किरण यह मुस्कान देखती और यही उसके दिन की सबसे बड़ी जीत होती। कभी कभी रुद्र जानबूझकर फाइल घर ले आता और ड्राइंग रूम में बैठकर काम करता ताकि किरण पास रहे। वह बहाने से पानी या फल देने जाती और रुद्र बिना नजर उठाए कहता, यहीं बैठ जाओ। रुद्र फाइल पर बैठा काम करता रहता और किरण बस उसे खामोशी से निहारती रहती। दोनों खामोशी में साथ बैठते, पर उस खामोशी में भी एक अपनापन होता। किरण अब रुद्र की पसंद नापसंद समझने लगी थी। कम चीनी वाली कॉफी, प्रेस किए हुए कपड़े और बिना शोर का माहौल। बदले में रुद्र भी उसे बेपनाह चाहत देता।
वह अब बिना कहे उसके बैग उठा लेता, रास्ते में यूनिवर्सिटी के बाहर उसका इंतजार करता और देर हो जाती तो सिर्फ इतना पूछता, थक गई हो? चलो आज तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाएंगे। कभी कभी छोटी छोटी नोकझोंक भी हो जाती। उसे यूनिवर्सिटी लेने के लिए रुद्र कभी कभी देर से आता तो वह चिढ़ जाती और रुद्र उसकी नाराजगी देखकर समझ जाता कि माफी मांगनी पड़ेगी। एक चॉकलेट या सादा सा सॉरी काफी होता। इन खट्टे मीठे पलों में दोनों ने समझ लिया था कि मोहब्बत सिर्फ इजहार से नहीं, रोजमर्रा की परवाह और एहसास से गहरी होती है। उनका रिश्ता मजबूरी का नहीं रहा था, वह भरोसे और अपनेपन में बदल चुका था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।